A very good morning to all of you 10th class. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सिविक्स चैप्टर 2। कल हमने पढ़ा था कि संघवाद की क्या विशेषताएं हैं व संघीय शासन व्यवस्था के गठन के विभिन्न तरीके कौन से हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार भारत में लागू की गई है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर भाषा, धर्म, संस्कृति व क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय देश में अनेक स्वतंत्र रियासतें व रजवाड़े थे जो भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार ये जो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं वो भारत के विषय में सटीक बैठती हैं। भारत में संघीय व्यवस्था पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक विशाल फैलाव के बावजूद भारत एक स्वतंत्र व अखंड राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। भारतीय संविधान ने भारत में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, जो है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में संविधान द्वारा संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह भारत में भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इन मामलों में पूरे देश के लिए एक तरह की नीतियों की आवश्यकता होती है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है, जो कि केंद्र व राज्य दोनों के साझा क्षेत्र में आते हैं। इन विषयों पर दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि राज्य और केंद्र के बीच विवाद की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। उपरोक्त तीनों सूचियों के अंतर्गत भी कुछ ऐसे विषय हैं जो कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में सारे राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। संविधान की धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसका अपना एक संविधान भी था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख व जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संघीय शासन व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत है। साथ ही संविधान के मौलिक सिद्धांतों में संशोधन हेतु संसद के साथ साथ राज्यों के विधानसभाओं की भी मंजूरी
अति आवश्यक है। यहाँ यह बताने का तात्पर्य यह है कि इस मामले में राज्य व केंद्र सरकार की शक्तियाँ लगभग समान हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि राज्य और केंद्र के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ही विवाद के निपटारे का कार्य करती है। आइए हम जानते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था का विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार संचालन हो रहा है। पहला है भाषा स्तर। भारत में संघीय व्यवस्था के सफल संचालन का श्रेय संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ भारत के उत्तम लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को भी जाता है। संघवाद की भावना विविधता का आदर व संस्कृतियों के साथ परस्पर सामंजस्य के कारण आदर्श रूप में स्थापित हो सकी है। 1950 के दशक में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधारों पर भी हुआ। एक भाषा बोलने वालों को एक राज्य में समूहीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता, जिसे एथनिसिटी के आधार पर भी किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड व झारखंड आदि। इन सब से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ और प्रशासन अधिक सुविधाजनक होने लगा। भारत में हिंदी को राजभाषा माना गया, क्योंकि 40% लोग भारत में हिंदी बोलते थे। साथ ही संविधान में 21 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई और उसे संविधान की अनुसूचियों में शामिल किया गया। राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं और वे अपना अधिकांश काम अपनी अपनी राजभाषाओं में ही करते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने हिंदी के अतिरिक्त विदेशी भाषा अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी। भाषा संबंधी लचीला रुख अपनाकर भारत सरकार ने श्रीलंका की स्थिति से अपने देश को बचाया। बच्चों, ये भारत में जो अनुसूचियों में शामिल जो भाषाएं हैं उनकी एक तालिका है। इस तालिका का आप अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 43.63% लोग भारत में हिंदी भाषी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी हैं भारत में, जिसमें देखिए आप बांग्ला 8.03% लोग बोलते हैं, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70%। तो बच्चों, आप इस तालिका का गहन अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं हम केंद्र व राज्य सरकार के संबंध पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघीय शासन व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आज़ादी से लेकर अब तक व्यवहारिक रूप में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संबंधों में परिपक्वता आने से देश में संघवाद अधिक मजबूत हुआ है। 1990 के दशक में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत से सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति का सूत्रपात होने लगा। इससे केंद्र सरकार की राज्यों में मनमानी दखलंदाजी भी खत्म होने लगी। संघवाद की अगली जो विशेषता है वह है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, उसको स्थान दिया गया, जो अत्यंत व्यवहारिक व आवश्यक है। जब केंद्र व राज्य सरकार की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके द्वारा स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को यथार्थ रूप दिया गया और भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में सत्ता का विकेंद्रीकरण अधिक आवश्यक व प्रभावी प्रतीत होता है।
विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली व प्रभावी बनाया गया। तो बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में अब अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार लागू हुई, स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार बढ़ावा दिया गया। इसको हम डिटेल में अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।